वेलकम सर। सेशन शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल फडणवीस जी रात सुबह 3 बजे दिल्ली से आए हुए हैं और जो हमारे सेशन का टॉपिक है कि कोalition पार्टनर्स को कैसे हैंडल करना है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कल 3 बजे तक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में थे और आज सुबह यहां पर आने के बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सर, आप पिछले साल इसी वक्त इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, तब आपके पास 6 बड़े पोर्टफोलियोज थे। अब जब आप यहां पर आ रहे हैं, आपके पोर्टफोलियोज कम हुए हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि कोalition पार्टनर्स को कैसे संभाला जाए। आपका 3 बजे तक दिल्ली में रहना, यह भी एक उसका उदाहरण देखा जाता है। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरीके से निभा रहे हैं? देखिए, कोई भी सरकार चलाना ये हमेशा चुनौती होती है। इट इज ऑलवेज अ चैलेंज टू रन अ गवर्नमेंट। एक पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो या नो पार्टनर हो, तब भी चैलेंजेस तो होते ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टनर्स के साथ सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है। ठीक है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी 2 चीज़ें आपके मन अनुसार होती है, कभी नहीं होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थिति की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को समझकर अगर आप सरकार चलाते हो, तो मुझे लगता है कि आप रेलेवेंट भी होते हो। और अल्टीमेटली व्हाट इज योर एम? एम तो है कि लोगों को डिलीवर करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी के लिए आपको हॉट सीट में तो रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये ठीक है कि कोएलिशन गवर्नमेंट के कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर मैनेजिंग वेल। आप जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के डिलीवरी की बात कर रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा और किस तरीके से पिछले आपकी सरकार के मुकाबले इस बार की डिलीवरी को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर सभी लोगों को जाननी है, वो ये कि कोalition हर कोई समझ सकता है कि सरकार बनाने के लिए ठीक है। आपका कोalition बना शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, पहले भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का बना, उसके बाद शिवसेना उन्हें मिली। किसी को यह समझ में नहीं आया कि आपने अजीत पवार को इस कोalition में क्यों लिया, जब आपकी पहले ही पूरे बहुमत की सरकार बन चुकी थी पिछले साल, तब आप यहां पर आए थे। अब 3 महीने पहले अचानक अजीत पवार यहां पर आ जाते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। यह कैसे होता है? मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। मैं तो ये मानता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हुई है। देखिए, हमेशा राजनीति में आपकी जो ताकत होती है, उसको ज़्यादा संगठित भी करना पड़ता है और उसको बढ़ाना भी पड़ता है। और आज जब इंडिया अलायंस के माध्यम से देश भर की विपक्षी पार्टियां एक होने का प्रयास कर रही है, केवल एक टारगेट को लेकर कि हमको मोदी जी नहीं चाहिए, तो ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी भी अगर कोई पार्टनर साथ में आना चाहता है तो उसको न ले, तो ये तो कोई राजनीतिक वास्तविकता नहीं होगी, सही निर्णय नहीं होगा। तो अगर अजीत पवार जी हमारे साथ आना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ताकत बढ़ती है, इसलिए हमने उनको साथ में लिया। ये जरूर था कि शिंदे जी के आने के बाद हमारी सरकार भी बनी थी, सरकार अच्छे से चल भी रही थी, हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं था। लेकिन अगर ताकत और बढ़ती है तो राजनीति में उसको नकारा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन कैसे हो रहा है ना अभी कि देखिए 3 महीने हो गए अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के। 3 महीने में ये दूसरी बार है कि वो बीमार पड़ गए वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं आते हैं। और पिछली बार जब वो बीमार पड़ते थे, बारामती चले जाते थे, हम सबको लगता था कि देखिए शरद पवार से रूठ गए। अभी भी सब लोग यही कयास लगाते हैं। ये जो फर्क हुआ है ना, जिसके वजह से आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, आपको बात करनी पड़े कि कैबिनेट एक्सपांशन किस तरीके से करें। देखिए, राजनीति में आज परिस्थिति इतनी खराब है कि हम जेन्युइनली बीमार भी पड़े तब भी उसकी न्यूज बनती है और उसके अलग अलग प्रकार के उसमें से संदेशे जाते हैं। कल सुबह जब मैंने अजीत पवार जी से बात की, लिटरली कहता हूं कि उनका आवाज ही नहीं निकल रहा था, इतना उनका आवाज चोक था। और उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं आए। हमारा दिल्ली जाना ये पहले से तय था, कोई इसका इससे संबंध भी नहीं है। पहले से तय था कि हम लोग जाएंगे।
हम लोग दिल्ली गए। तो मुझे लगता है, देखिए अल्टीमेटली जब फेडरल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से चलती है, हम एक ऐसे फेडरेशन में काम करते हैं कि जिसमें लगातार राज्य की सरकारों को केंद्र की सरकार के साथ, केंद्र के नेताओं के साथ, केंद्र के मंत्रियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। तो इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो इसलिए हम दिल्ली गए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी बातें जब होती है तो हमारे जो पत्रकार है उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है उसका एक नया नया आविष्कार हमको देखने को मिलता है, और हमको भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि भाई इतना कैसे कोई सोच सकता है। सर, ये पावर ऑफ इमेजिनेशन हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने पिछले साल 15 अगस्त को एक सर्वे किया था मूड ऑफ द नेशन का। उस सर्वे तक आपके पास एकनाथ शिंदे आ गए थे। उस सर्वे में दिखाया गया कि अगर लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे तो एनडीए यानी आप और शिंदे, आपको 14 सीटें भी मुश्किल से मिलेगी। 34 सीटें उस सर्वे में दिखाया गया था महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस, तब तो इंडिया अलायंस था नहीं, उनके साथ जा रही है। उसके बाद जनवरी में हमने और एक सर्वे किया मूड ऑफ द नेशन का, उसमें भी यह दिखाया गया कि आपको 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही है। तब से हम लोग कह रहे थे कि तीसरा पार्टनर आएगा, यह हमारा इमेजिनेशन था। हमारा इमेजिनेशन आखिरकार जुलाई महीने में सही साबित हो गया। तो इसलिए हमारा इमेजिनेशन करना हमारा काम है। आज की स्थिति में भी अगर हमने 15 अगस्त को सर्वे किया, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस को 28 सीटें मिल रही है और आपको 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही है। किस तरीके से आप उनको देखते हैं? क्या इसी वजह से आपको एक मजबूत सरकार में तीसरे पार्टनर की जरूरत आ पड़ी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी सर्वे होते हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, अपने अपने तरीके से वो इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन मैं साथ में आपको ये कहना चाहता हूं कि मूड ऑफ द नेशन में मूड ऑफ महाराष्ट्र आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ये देखिए, आप महाराष्ट्र में जब सर्वे करते हो या कोई भी एजेंसी करती है तो जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति महाराष्ट्र में एक लगाव है, और मैं तो कहता हूं कि अगर हम मोदी जी का रेटिंग पूरे देश के महानगरों में देखेंगे तो मेरा दावा है कि वो तो बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन उसमें सबसे ऊपर मुंबई रहेगा। इसलिए ये जो बेसिकली ये जो एक भावना है, इस भावना को आप पकड़ ही नहीं पाते हो। मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूं, और अगले साल आप वापस मुझे बुलाओगे तो उस समय मेरा दावा आप पूछोगे, मैं आप भी आपको कहता हूं कि हम लोग 40 का आंकड़ा पार करेंगे। सर, ये तो दावा 48 में से 40। सर, ये दावा तो आप अकेली पार्टी थी, तब तक शिंदे का नहीं हुआ था, तब भी आप कर रहे थे। हाँ? उसके बावजूद आपको एकनाथ शिंदे को लाना पड़ा। जब एकनाथ शिंदे साथ में आए तब भी आपने वही दावा किया था, लेकिन फिर भी अजित पवार को लाना पड़ा। आपने खुद पार्टी के विधायकों के सामने कहा कि अगर हमें लोकसभा जीतनी है तो हमें अजित पवार की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हमको लाना पड़ रहा है। करेक्ट है। अरे भैया देखो, कुल सीटें 48 है। अब 48 सीटों में 49 तो नहीं जीत सकते ना, 40 के ऊपर जाएंगे, 42 जाएंगे, 45 जाएंगे, 40 बहुत हो गया तो 48 चले जाएंगे, उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए दावा तो ये रहेगा कि 40 के ऊपर हम रहेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि राजनीति में जब सारे लोग इंडिया अलायंस के नाम से एकत्रित आकर हमारे खिलाफ लामबंद होते हैं तो हमको भी यह आवश्यकता लगती है कि कोई हमारे साथ आ रहा है तो उसको लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से अजित दादा के आने के बाद, जैसे शिंदे जी के आने के बाद ताकत बढ़ी, तो अजित दादा के आने के बाद भी ताकत बढ़ी। देखिए, पॉलिटिकल अर्थमेटिक और पॉलिटिकल केमिस्ट्री ये दो चीजें होती है। पॉलिटिकल केमिस्ट्री मोदी जी के कारण हमारे साइड में है ही, और पॉलिटिकल केमिस्ट्री पॉलिटिकल अर्थमेटिक को डिटरमिन भी करती है। लेकिन साथ साथ हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जैसे पॉलिटिकल केमिस्ट्री करेक्ट है वैसे पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी करेक्ट होना चाहिए। वो हमने कर लिया। तो बेसिकली एकनाथ शिंदे को आपने साथ में लिया पॉलिटिकल केमिस्ट्री ठीक करने के लिए, और अजित पवार को आपने साथ लिया अरिथमेटिक ठीक करने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया मुझे। इसके बाद मुझे कोई पूछेगा कि आपने क्यों लिया तो मैं ये जवाब दूंगा। नहीं, मैंने आपसे ही जवाब लिया हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी नेचुरल अलायंस है और अजित पवार हमारे प्रोफेशनल अलायंस पार्टनर है। ये आपने खुद कहा था, इसी की वजह से यह सवाल उठता है। मुझे लगता है साहिल जी, अजित पवार के आने का आपको बहुत दुख है, ऐसा आपके बातों से मुझे प्रतीत होता है। सर, लेकिन हमको दुख नहीं है, हमको खुशी है। देवेंद्र जी, मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को दुख है जिन्होंने 3 साल पहले देखा था कि अजित पवार विलन नंबर 1 थे बीजेपी के खिलाफ।
बीजेपी जब चाल चरित्र की बात करती है और ऐसे वक्त में अजीत पवार जो उनके विलन नंबर 1 थे उनको साथ में लिया जाता है। एक साल पहले तक उनकी बहन, उनके बेटे, वो खुद, उनके घरों पर ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मुझे टारगेट करो, मेरे फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हैं। और एक साल के बाद जब वो आपके साथ आके बैठेंगे तो ये सवाल उठना लाजमी है। ऐसा है और इसीलिए आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समझाना पड़ रहा है कि क्यों हम अजीत पवार को ले रहे हैं। ऐसा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मुझसे आकर बोलेंगे, आपसे आकर थोड़ी बोलेंगे। सर ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं बोलते नहीं, हैं। कोई ऑफ द रिकॉर्ड आप तैयार करते हैं सारा ऑफ द रिकॉर्ड, कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है। मेरे कार्यकर्ताओं को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। मेरे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अपने पद का त्याग करके भी पार्टी के लिए खड़े होने वाले मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है। इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, यह जरूर है कि हमने अजीत पवार के साथ लड़ाई की है, हमने एनसीपी के साथ लड़ाई की है, लेकिन फैक्ट ऑफ द डे यह है कि जिस समय आपको कॉर्नर करने की कोशिश होती है, राजनीति में जब आपको समाप्त करने की कोशिश होती है, ऐसे समय एक सर्वाइवल भी होता है, ऐसे समय कुछ निर्णय भी आपको लेने पड़ते हैं। मुझे बताइए, ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसमें कौन एक दूसरे के साथ रहा हुआ है? ये तो सारे एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी साथ में आए हुए हैं। आज भी अभी अलायंस इन्होंने तैयार किया, ममता जी बोलती है कि कम्युनिस्टों ने आना नहीं, केजरीवाल बोलते हैं कांग्रेस ने आना नहीं, अखिलेश जी बोलते हैं कांग्रेस क्यों चाहिए, उधर वही परिस्थिति बिहार में दिखाई पड़ती है। तो राजनीति में कोई 100% फॉर्मूला नहीं होता, या 100% सेटिस्फैक्शन में नहीं होता है। उस परिस्थिति में आवश्यक क्या है, वो आवश्यकता के अनुसार काम करना पड़ता है। तो फिर आप अपने, ये आपको ज्यादा चैलेंज लगता है कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अजीत पवार को हमने अरिथमेटिक के लिए साथ में लिया हुआ है, आज की स्थिति में उनकी जरूरत है इसीलिए उनको साथ में लिया हुआ है, ये जिम्मेदारी आप पर है, इसीलिए पूछा जाता है कि आप। ये देखिए, मैंने पहले ही दिन मैंने बताया, ये आज नहीं बोल रहा हूं, मैंने पहले ही दिन बताया कि शिवसेना हमारी नेचुरल एलाय है। एक नेचुरल एलाय के रूप में हमने शिवसेना को साथ में लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ये हमारी पॉलिटिकल एलाय है, ये अभी नेचुरल एलाय बनी नहीं है, क्योंकि कई सालों तक हमने एक दूसरे के खिलाफ काम किया है। अभी अगले 10-20 साल साथ में रहेंगे तो शायद वो भी हमारी नेचुरल एलाय बनेगी। लेकिन आज तो आपको लगता है? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे, पक्का रहेंगे, 100% रहेंगे। तो इसलिए आज हमारा नेचुरल एलाय शिवसेना है, हमने पॉलिटिकली एनसीपी को साथ में लिया है, और मेरा विश्वास है कि इस कोएलिशन को हम ठीक से निभाएंगे और सारे चुनाव जीतेंगे। सर, जब अजीत पवार आने वाले थे उसके पहले आपने यहां पर मीडिया में कुछ इंटरव्यू दिए थे और आपने कहा था कि शरद पवार की भूमिका इस पूरे एनसीपी कांड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब आपने कहा था कि अभी तो मैं अर्ध सत्य बता रहा हूं, बाकी चीजें हम समय आने पर बताऊंगा। तो आज इस मंच पे आप पूर्ण सत्य बता ही दीजिएगा कि शरद पवार की भूमिका इसमें क्या रही थी। आप शरद पवार के साथ, क्या शरद पवार कहते हैं कि हमने कभी बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए ओके नहीं किया था, लेकिन अजीत पवार पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ चले गए हैं। सच्चाई क्या है? 2019 की सच्चाई आज लोगों को पता चलनी चाहिए। क्या शरद पवार का आशीर्वाद 2019 में जो हुआ उसको था या नहीं था? आपका वर्जन क्या है इसमें? पहली बात तो यह है कि पूरी सच्चाई के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक समय होता है चीज को पूरे तरीके से उजागर करने का। यू हैव टू हिट एट राइट टाइम, सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। पर मैं इतना कहता हूं, 2019 में जिस समय शिवसेना ने हमको धोखा देकर कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ बातचीत शुरू की, और यह ध्यान में आया कि अब उद्धव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी बुला रही है और ये कोई अपने साथ आने वाले नहीं है, उस समय हम लोग ये विचार कर रहे थे कि अब इसके ऊपर हम क्या उपाय कर पाए। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस से कुछ लोगों ने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि हम 3 पार्टी की सरकार नहीं चाहते, वी वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं कुछ चर्चा करके आपको कहूंगा। फिर चर्चाएं भी हुई। उसके बाद शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। शरद पवार जी ने यह कहा कि हम बीजेपी के साथ आएंगे। हमने यह तय किया, जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार जी पर डाली गई। हमने बैठकर अलायंस कैसा होगा, उसमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा,
किसके पास कौन से जिले जाएंगे, ये सारी चीजें तय की। उसी अलायंस करने के वो जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में यह भी तय हुआ कि चूंकि दिन खत्म होते हैं तो उसके बाद सरकार बनने को थोड़ा समय लगता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, तो वो लगा दिया जाए। तो सोच समझकर राष्ट्रपति शासन भी लगा। और उसके बाद एट वन फाइन मॉर्निंग शरद पवार जी ने अपना निर्णय बदल दिया। और फिर अजीत पवार को यह लगा कि यह सही नहीं है, क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं और इसके बाद इस प्रकार से निर्णय को बदलना ये विश्वासघात होगा, ऐसा अजीत पवार को लगा। और इसलिए उन्होंने कहा मैं तो बीजेपी के साथ जाऊंगा, जो तय हुआ है। उन्होंने पवार जी को भी बताया कि भाई जिस प्रकार से, क्योंकि आपने ये सारा अलायंस किया, आप इसको यहां तक लेकर आए और इसके बाद इस स्टेज पर यह चेंज नहीं हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने शपथ ली। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हिस्ट्री है, आपने सबने देखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमने उस समय चर्चाएं अजीत पवार जी से नहीं की थी, हमने चर्चाएं शरद पवार जी से की थी। शरद पवार जी के साथ निर्णय हुआ था। शरद पवार जी ने ऑथराइज करने के बाद ही अजीत पवार और मैं बैठे थे। तो इस बार चर्चा किससे हुई? सीधे अजीत पवार से हुई कि आप इस बार भी शरद पवार से बातचीत हुई? नहीं, अजीत पवार से हुई, लेकिन अब उनकी शरद पवार जी से क्या बातचीत हुई ये तो आप ज्यादा जान सकते हैं। शरद पवार तो कहते हैं कि मैं तो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, मेरे ये करने की वजह से शिवसेना और बीजेपी में दरार पड़ी और उसका फायदा अपोजिशन पार्टीज को हुआ। तो उनके हिसाब से ये एक तरीके से उनकी एक चाल थी और जिसमें बीजेपी फंसी। देखिए, वो नई नई बातें बताते। उन्होंने एक दिन ये बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन उठाना था इसलिए मैंने ये किया, ये कहा ना उन्होंने। अब मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं। आपको सच्चाई चाहिए तो बता ही देता हूं। जी बिल्कुल, बताइए। आपको थोड़ा और सच बता देता हूं जो मैंने रिजर्व में रखा था। राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी का था। शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतने जल्दी यू टर्न नहीं ले सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर मैं यह भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। इतना ही नहीं, मैं उसके आगे बढ़कर बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या, आप सरकार बनाओगे क्या। तो वैसा ही लेटर एनसीपी को दिया गया और हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये जो एनसीपी का लेटर था ये मैंने टाइप किया था, ये मेरे घर पे टाइप हुआ था। और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे। उस करेक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी का दिया गया कि नहीं, हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसलिए देखिए, पवार साहब बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, वो अलग अलग प्रकार की बातें कहते। सच बात यह है कि जब हमारे साथ शिवसेना ने विश्वासघात किया, हमारी पीठ में खंजर भोंका, उस समय पवार साहब ने ही हमारे साथ बातचीत की थी। पवार साहब ही हमारे साथ सरकार बनाना चाहते थे और फिर जो हुआ वो आप सबने देखा। तो आज की स्थिति में आपने पवार साहब का बदला पूरा किया, ये आप कह सकते हैं? आपने क्योंकि पहले कहा था कि हमें उद्धव ठाकरे का बदला लेना था, इसके लिए जो भी हुआ वो पिछले साल हो गया। देखिए, तो इस बार क्या शरद पवार के साथ बदला पूरा हो चुका है आपका? 2 जुलाई को जो हुआ? मैंने जरूर एक बार ये कहा था कि जो बदला है वो पूरा किया, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मेरे जैसे राजनेता को बदला लिया वगैरह ये शब्द ठीक नहीं है, ये गलत है। और इसलिए मैंने किसी से बदला नहीं लिया। हाँ, ये जरूर है, जो लेजिटिमेट राइट मुझे लोगों ने दिया था, लोगों ने चुनकर बीजेपी शिवसेना को दिया था, लोगों ने लेजिटिमेट राइट टू गवर्न ये मेरे को दिया था, क्योंकि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और जब लोगों का राइट छीनने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया तो लोगों का राइट उनको वापस दिलवाया और जिस सरकार को उन्होंने चुनकर दिया था उस सरकार को हमने वापस बिठाया। अब उसमें एक पार्टनर और लाया।
तो क्या अभी भी शरद पवार के साथ बातचीत चल रही है? हम बार बार देखते हैं कि शरद पवार अजित पवार को जाके मिलते हैं, बातचीत होती है, कभी जाके पांव छू लेते हैं कि आप मान लीजिए, कुछ बातचीत चल रही है अभी, या वो मामला अब खत्म हो चुका है? हमारे साथ शरद पवार जी की कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं चल रही है। अजित पवार जी के साथ चल रही होगी तो मुझे पता नहीं है। तो आज की स्थिति में आपका अलायंस अजित पवार के साथ में और उन्हीं के पास एनसीपी की कमान जाएगी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में शिवसेना का फैसला हुआ है? देखिए, कुल मिलाकर लोग कहते हैं कि बीजेपी ये इंश्योर कराती है कि पार्टी तोड़ो और पार्टी हाथ में ले लो। अरे भाई, तो आप ऐसा क्यों करते हो कि आपकी पार्टी टूटती है? आपकी पार्टी आपने बचानी चाहिए, हमने थोड़ी ठेका लिया आपकी पार्टी बचाने का। हमको राजनीति करनी है। हमारे पॉलिटिक्स में तो हम लोगों को जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम आगे जाएंगे। और यह बात पक्की है कि पिछले 20 सालों में इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार के निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों का आधार अगर हम माने तो मुझे लगता है कि एनसीपी का या अजित पवार जी का पलड़ा भारी है। आपने कहा कि लेजिटिमेट सरकार बनाने का मौका दिया था, आपको मौका दिया गया था। बीजेपी नंबर 1 की पार्टी महाराष्ट्र में बनी। 2022 में भी जब यह मौका आया तब बीजेपी नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। अभी चैलेंज आपके पास यह है कि आगे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोग कहते हैं कि अगर, मतलब यह चर्चा काफी है महाराष्ट्र में, आपने भी सुनी होगी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है या फिर स्पीकर का फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस में 10th शेड्यूल के अंडर, तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आए। ऐसी सूरत में आपका 3 पार्टी अलायंस किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, आप सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, आप बहुत हाइपोथेटिकल बात करते हैं। राजनीति में ऐसी हाइपोथेटिकल बात होती नहीं है। लेकिन मैं आपको एज ए लॉयर, मैं लॉयर भी हूं, एज ए लॉयर बताता हूं कि जिसने इलेक्शन कमीशन का शिवसेना के मामले में फैसला पढ़ा है, वो ये 100% समझ सकता है कि स्पीकर के सामने भी शिवसेना की केस ज्यादा मजबूत है। स्पीकर के सामने भी एकनाथ शिंदे जी की केस ज्यादा मजबूत है। ये तो क्या है कि जो शरद पवार जी का गुट है या उद्धव ठाकरे जी का गुट है, ये बार बार ये चीजें फैलाता है। क्यों फैलाता है? अभी कुछ लोग उनके पास बचे हुए हैं, उनको बचाना है, उनके मन में खोप रखना है कि नहीं नहीं देखो ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और वापस हम आ सकते हैं। ये होप उनके मन में जारी रहे, इसलिए इस प्रकार की बातें फैलाने का वो प्रयास करते हैं। आप किसी भी अच्छे लॉयर को शिवसेना के मामले में इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये दोनों चीजें दिखा दीजिए, वो आपको 1 मिनट में बता देगा कि किसकी केस भारी है। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला लिया है, उसमें एक बहुत अहम बात रखी है उन्होंने कि 10th शेड्यूल में विप का फैसला कैसे करना है, उसका गाइडलाइंस उन्होंने एक तरीके से दी हुई, जो आज तक कभी हुई नहीं थी। उन्होंने कहा है कि पहले स्पीकर को यह तय करना है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है और इलेक्शन कमीशन के फैसले के आधार पर वो तय नहीं हो सकता। जून 2022 में पॉलिटिकल पार्टी किसके हाथ में थी, उसके आधार पर यह फैसला होगा। ऐसे में स्पीकर के सामने चुनौती है, आप नहीं मानते? देखिए, स्पीकर इसमें क्या करेगा ये मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। एज अ लॉयर मैं बोलता हूं कि मैं आपको वापस बोलता हूं साहिल जी, एक बार आप शिवसेना के मामले में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उस फैसले को पढ़ लीजिए। उस फैसले में आपको जो स्पीकर फैसला कर सकते हैं उसके सीट्स उसमें आपको दिख जाएंगे, उसमें दिख जाएंगे। आखिर स्पीकर ने क्या फैसला करना है तो स्पीकर को तय करना है। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना वाइड पावर दे दिया है स्पीकर को कि नाउ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी भी स्पीकर को तय करना है, उस पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप वैलिड कौन है ये भी स्पीकर को तय करना है। तो मुझे लगता है स्पीकर करेंगे। मैं जहां तक शिवसेना की बात करता हूं या एकनाथ शिंदे जी की बात करता हूं, एज ए लॉयर, मैं अगेन बोल रहा हूं, एज ए लॉयर मेरा यह मानना है इट्स अ सॉलिड केस, एब्सोल्यूट सॉलिड केस। क्योंकि इसी के आधार पर कई लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार कह रहे हैं कि शायद उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल सकता है। 6 महीने मुझे दीजिए, बार बार वो कहते हैं कि 6 महीना मुझे दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर बन के सारा चीज बदल के दिखा दूंगा। क्या इस तरीके की कोई वादा उनको किया गया है? या देखिए, पहली बात तो
6 महीने में कोई चीजें नहीं बदलती, तो अजीत दादा को जब बनना है पूरे 5 साल के लिए बनाएंगे। ये कोई 6 महीने के वगैरह से आप कुछ कह रहे हैं होता कि नहीं आप है। अजीत पवार को चीफ लेकिन मिनिस्टर बनाएंगे 5 साल के लिए? जब आएगा मौका तब। अभी तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एकनाथ शिंदे जी ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाते हैं। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बदलने वाला है। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। आपकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि आप पार्टी को लीड कर रहे हैं और आपकी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। जब सीट डिस्ट्रीब्यूट जब भी होगा, आप हाइपोथेटिकल की बात नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसके आधार पर अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी विधानसभा चुनाव में? और ऐसी सूरत में आप दोबारा चीफ मिनिस्टरशिप क्लेम कर सकते हैं? क्या आपका खुद का दावा रहेगा? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले तो इसमें किसी के मन में शक होना ही नहीं चाहिए कि बीजेपी विल बी नंबर 1। बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। महाराष्ट्र में दूसरी कोई पार्टी नंबर 1 बन ही नहीं सकती। बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। और मेरा क्या होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारी पार्टी में इसका फैसला हम नहीं करते। इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हमारे नेता करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। उचित समय पर वो फैसला करेंगे। जो वो फैसला करेंगे आपको उससे अवगत कराया जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 2024 की लोकसभा में, 2024 की विधानसभा में बीजेपी विल बी नंबर 1 पार्टी इन महाराष्ट्र। आपका क्लेम, यानी पार्टी का क्लेम चीफ मिनिस्टरशिप पर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले साल की सिचुएशन अलग थी, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी, उसके आधार पे आपने फैसला लिया था। देखिए, आपको जो हेडलाइन चाहिए बीजेपी ने क्लेम किया, ये मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसका फैसला 2024 में ही होगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ठीक है ना, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं ना कि पार्टी किस, मतलब आपने चीफ मिनिस्टरशिप पर क्लेम नहीं छोड़ा, ये तो आप कह सकते हैं। आपका क्लेम तो रहेगा उसमें, आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको लगता है हमने छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। आपको लगता है हमने छोड़ दिया है? मुझे तो नहीं लगता। बस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह आता है इसके बाद में कि आज की एक चर्चा यह हो रही है कि जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा या पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि कई केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को कहा गया कि आप विधानसभा के चुनाव लड़िए। उसी तरीके से रिवर्स में महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं कि उन्हें कहा जाएगा कि आप लोकसभा के चुनाव लड़िए। आपका भी नाम उसमें लिया जा रहा है कि बड़े फेसेस हमको दिल्ली में चाहिए, नए फेसेस हमको दिल्ली में चाहिए। आपकी बात पहले भी हो रही थी कि आपको शायद दिल्ली में बुलाया जाएगा, आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में कई लोग ये इच्छा व्यक्त कर भी चुके हैं। क्या आप दिल्ली जाने के लिए उत्सुक हैं आज की स्थिति में, या आपका कार्यक्षेत्र आपको लगता है कि महाराष्ट्र होना चाहिए? आप कहां खुश रहेंगे सबसे ज्यादा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी जिस दिन कहेगी दिल्ली आना है, दिल्ली आऊंगा। जिस दिन कहेगी मुंबई रहना है, मुंबई रहूंगा। जिस दिन कहेगी तुम्हारी आवश्यकता नहीं, नागपुर चले जाओ, उस दिन नागपुर चला जाऊंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मेरे बारे में तय करती है, मैं तय करता नहीं हूं। इसलिए मेरी उत्सुकता का कोई विषय नहीं है। लेकिन ये जो पतंगबाजी चलती है कि इनको कहा गया है, उनको कहा गया है, उनको कहा गया है, ये पतंगबाजी में कोई उसमें सच्चाई नहीं है। किसी को कहा नहीं गया है, कहा जाने का सवाल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देखिए, अल्टीमेटली चीजें पॉलिटिकल रियलिटी से ड्राइव होती है। और पॉलिटिकल रियलिटी क्या है? तो मेरी पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए मेरी लीडरशिप को कल्टीवेट किया जी। तो उन्होंने कल्टीवेट किया, इसलिए आज मैं महाराष्ट्र का लीडर हूं। तो जिस दिन उनको लगेगा कि कोई दूसरा लीडर कल्टीवेट करना है, तो दूसरा लीडर कल्टीवेट होगा। जब तक दूसरा लीडर वो कल्टीवेट नहीं करेंगे तब तक मैं लीडर हूं। और आज मैं जिस प्रकार की पॉलिटिकल रियलिटी को समझता हूं और मेरी पार्टी की वर्किंग को मैं जितना समझता हूं, मुझे लगता नहीं है कि अभी मुझे दिल्ली बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र में मैं काम करूंगा, महाराष्ट्र का ही काम मुझे दिया जाएगा और महाराष्ट्र में मैं सरकार वापस लाऊंगा। सर, कोalition का सबसे बड़ा फ्लिप साइड यह होता है कि आप जैसे नेता की जिसने महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चलाई कि जिसमें आपको निर्णय लेने के लिए दिल्ली जाना नहीं पड़ता था, आप कोई भी फैसला मुंबई में बैठकर कर सकते थे। आज की स्थिति में वो चीज बदल गई है। आपके तरफ से आप
आप कौन सा गवर्नमेंट प्रेफर करेंगे, जिस तरीके से आपने 14 से 19 में चलाया या जिस तरीके से आज की स्थिति में सरकार चल रही है? आज हम देखते हैं कि जो एमवीए सरकार में भी था या किसी भी कोalition सरकार में होता है कि खींचतान काफी होती है एक दूसरे के बीच में। कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर हर कोई अपने आप को दावेदार के तौर पर साबित करना चाहता है। आज की स्थिति में महाराष्ट्र में कम से कम 6 लोग हैं अलग अलग पार्टियों की जो कहते हैं कि हमारी पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सरकार चलाना कितना डिफिकल्टी हो रहा है? पॉलिटिक्स में प्रेफरेंस का सवाल नहीं होता है, मैंडेट का सवाल होता है। प्रेफरेंस तो आपका कुछ भी हो सकता है। प्रेफरेंस तो ये हो सकता है कि 288 में से 288 सीटें हमारी आ जाए और सब हमारा ही बने, लेकिन मैंडेट का सवाल होता है और पॉलिटिकल रियलिटी उस समय की जो होती है उसके अनुसार निर्णय होते हैं। सर, इसी के वजह से तो 2014 में बीजेपी का फैसला था कि हमें अकेले लड़ना है, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं लड़ोगे तब तक आपकी पार्टी की सीटें पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं जा सकती। नहीं, आप कोalition में लड़ेंगे तो आप कोalition में अटक जाओ। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, 2014 का चुनाव भी शिवसेना के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन फैसला एक चीज पर अटका था। हम उनको कह रहे थे आप 147 लड़िए, हम 127 लड़ेंगे, बची हुई सीटें अपने दोस्तों को देंगे। उनका कहना था हम 151 से नीचे एक भी सीट नहीं लेंगे। 4 सीटों के लिए शिवसेना ने उस समय हमारे साथ का अलायंस तोड़ा। उन्होंने तोड़ा तो हमको मौका मिला, तो हमारी क्षमता लोगों को पता चली और हमको भी पता चली। आज की तारीख पे भी आपकी उतनी क्षमता है महाराष्ट्र में। तो आज की स्थिति में जब तीसरे पार्टनर के साथ आप चुनाव लड़ोगे तो आपकी वो क्षमता नहीं रहेगी पूर्ण बहुमत से सत्ता लाने की। देखिए, ऐसा है, हम लोग अपने पार्टनर को डिच नहीं करते, हम विश्वासघात नहीं करते। कोई पार्टनर हमारे साथ करे तो उसका जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब हम देते हैं, लेकिन जो पार्टनर हमारे साथ है उनमें से किसी को हम दूर नहीं करेंगे। तो आने वाले 6 महीने में आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्योंकि आपको एक साथ 2 अलग अलग पार्टनर को संभालना है कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, जिनके वजह से एकनाथ शिंदे ने पिछली सरकार छोड़कर आपके साथ वो आने के लिए तैयार हुए, आज वो दोनों साथ में आए हुए हैं। आपको इन्वेस्टमेंट भी महाराष्ट्र में ले आनी है, आपके पास भले वो पोर्टफोलियो नहीं है एकनाथ शिंदे के साथ में, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से देखी जाएगी? क्योंकि एक तरफ हम हर चीज के लिए हम देख रहे हैं कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, हर कोई चाहता है कि हमारा रुतबा बना रहे, हमें इसका जो काम का नाम है वो हमें मिलता रहे। ऐसे सूरत में आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस ये महाराष्ट्र का विकास है। और मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर में बताना चाहता हूं टेस्टिमनी क्या है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री था, एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 था और इतना नंबर 1 था कि एक साल 49% और एक साल 42%। देश में जितनी इन्वेस्टमेंट आई उसमें 49% महाराष्ट्र में, एक साल 42% आई। उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने, उनका एक साल पूरा हुआ, इन्वेस्टमेंट में हम 3rd नंबर पे चले गए, गुजरात नंबर 1 चला गया। उसके अगले साल हम 4th नंबर पे चले गए, कर्नाटक नंबर 1 पे चला गया। वापिस हम लोग आए, हमारे आने के 1 साल बाद वापिस सर्वे आया, महाराष्ट्र नंबर 1 बना। अभी दूसरा साल शुरू है, 1st क्वार्टर के रिजल्ट आए, वापिस महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा फोकस राजनीति नहीं है। देखिए, लोगों को राजनीति परोसी जाती है, लोग राजनीति देखते हैं। हमारा तो फोकस है विकास है, डेवलपमेंट है। हमने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट दिया है जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज पिछले 13, 14, 15 महीनों में हम लोगों ने महाराष्ट्र में कोविड के बाद हमारे ध्यान में आया कि अपनी सिस्टम्स को अपग्रेड करना है। हम 14 न्यू मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम लोगों ने इरिगेशन के करीब 8 लाख हेक्टेयर के का इरिगेशन हो सके, इतने प्रोजेक्ट्स को हमने मान्यता दी है, उसका काम हमने शुरू किया है। महाराष्ट्र में आज करीब हम लोग 20,000 करोड़ के रोड्स तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, इसको हमने गति दी है। हम महाराष्ट्र को इंफ्रास्ट्रक्चरली एक बहुत एडवांस स्टेज में ले जाना चाहते हैं। आज वाढ़वण जैसा पोर्ट, कि जो पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज देश का सबसे बड़ा पोर्ट जो है ये जेएनपीटी पोर्ट है। जेएनपीटी से भी 3 गुना बड़ा पोर्ट ये वाढ़वण में हम बना रहे हैं, जहां 20 मीटर डीप ड्राफ्ट है,
दुनिया का सबसे बड़ा वेसल हम लोग वहां पर ला पाएंगे। जो हमारे बंद पड़े हुए काम थे, कोस्टल रोड का काम था, ट्रांस हार्बर लिंक का काम था, न्यू मुंबई एयरपोर्ट का काम था, बुलेट ट्रेन का काम था, यह सारा इतनी तेजी से हमने शुरू कर दिया कि इस साल के अंत से हम उसकी डिलीवरी करना शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे, तो ये अकेले की सरकार में ज्यादा हो पाएगा कि यो? नहीं, ऐसा अकेले की सरकार में या दो अकेले की सरकार में नहीं होता है। जिसको करना है वो कहीं पर भी करता है। अभी देखिए हमारी सरकार का अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो मुख्यमंत्री हमारे नेता है, मुख्यमंत्री को सारे अधिकार है, लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी हमको अधिकार दिया है कि स्टेट के हित के लिए आपको जो मीटिंग लगती है आप करिए, जो निर्णय लगता है करिए। अल्टीमेटली लेजिटिमेट निर्णय के लिए फाइल तो उनके पास जाती है, तो पूरा 100% फ्रीडम हमारे पास। तो मुख्यमंत्री और डीसीएम 2 उनमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री, डीसीएम 1, डीसीएम 2 और पूरा मंत्रिमंडल साथ में, सब लोग साथ में, सब एकदम। तो आज की स्थिति में जो कास्ट बेस्ड सेंसस का चैलेंज आपके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि एनसीपी कह रही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, छगन भुजबल या बाकी सारे नेता कह रहे हैं, बीजेपी का रवैया अब तक उसको लेकर साफ नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने उस पर आलोचना भी की है कि कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर। तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या महाराष्ट्र में कास्ट बेस्ड सेंसस का सपोर्ट आपकी गवर्नमेंट करेगी? पहली बात तो कास्ट बेस्ड सेंसस ये शब्द ही गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि सेंसस ये स्टेट नहीं कर सकते, ये सर्वे है। ठीक है, सर्वे। और इस प्रकार का एक एम्पिरिकल सर्वे हम लोग पिछले समय भी करा चुके हैं महाराष्ट्र में। सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें इसमें है। देखिए, कास्ट बेस्ड सर्वे को किसी की ना नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें जो एकदम मूलगामी बातें जो है उसको हमको ध्यान में लेना पड़ेगा। पहली बात, देश में 2011 में एक इस प्रकार का सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ था, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने ही उस समय निर्णय लिया था कि इसके आंकड़े डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? इसके कुछ कारण हैं। आज भी देखिए, बिहार ने सेंसस या सर्वे करने के बाद जो आंकड़े घोषित किए, अब वहां पर लड़ाई जुड़ गई है। कुर्मी कहते हैं हम इतने कम नहीं है, कोयरी कहते हैं हम इतने कम नहीं है, और कोई कम्युनिटी कहती है हम तो 6% हमको 2% दिखाया गया है। तो इसलिए इसका जब तक ऑथेंटिक मॉडल तैयार नहीं होता है, कोई मॉडल नहीं ऑथेंटिक। सर, वो तो करना ही पड़ेगा ना। आपकी स्टेट पे भी मराठा समाज कह रहा है कि हमें आरक्षण चाहिए, धनगर समाज कह रहा है कि हमें अलग से आरक्षण चाहिए, आपने वादा भी किया था उनको। ऐसे में आपको ये तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप उसका आकलन नहीं करेंगे तब तक आरक्षण की घोषणा कैसे करेंगे? देखिए, इसीलिए जो हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन होता है, जब ये आरक्षण की मांगे उनके पास जाती है, तो वो पद्धति तय करते किस प्रकार से एम्पिरिकल डेटा हम जमा करें, किस प्रकार का सर्वे हम करें, उस प्रकार का एम्पिरिकल डेटा वो जमा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर समझ लीजिए, अब बिहार ने कुछ एक निर्णय किया है, अब हमको देखना पड़ेगा उसका परिणाम क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही इसके ऊपर डिस्कशन हो पाएगा। तो आज की स्थिति में आपके सामने इस तरीके का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहां पर ये मांगे बढ़ना शुरू हो गया है। देखिए, हमने बार बार ये कहा है कि इंपेरिकल डेटा तैयार करने के लिए हमारी ना नहीं है। वी आर फॉर इंपेरिकल डेटा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार ने किया है या जिस प्रकार से इससे पहले कभी किया गया है, उसमें के शॉर्टकमिंग्स तो आपको दूर करने पड़ेंगे। आखिर में हम देश में जाति जाति में लड़ाई नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य क्या है? देश के पिछड़े, देश के ओबीसी, इनको हम आगे कैसे ले जाए, उनके लिए अच्छी योजनाएं कैसे कर पाए, देश के विकास में हम उनको किस प्रकार से ला पाए। आज देखिए, मोदी जी की सरकार ने ओबीसी के लिए जो किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। देश में ओबीसी का आयोग तो कई सालों से था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देकर उसके माध्यम से ओबीसी समाज के लिए अलग अलग फैसले जो लिए गए, ये तो मोदी जी ने लिए। तो मैं ये इतना ही कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली हम लोगों को एस्पिरेशंस भी पूरे करने हैं, लेकिन एस्पिरेशंस पूरे करते समय मेथोडोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि हम जाति जाति में लड़ाई न करें। ठीक है, आखिर में सर, अब 26 जनवरी 2024 को हमारा मूड ऑफ द नेशन का और एक सर्वे आएगा। क्या चौथे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी आपको लोकसभा के पहले? आप एक बात ध्यान में रखिए, आप कोई भी मूड नाप लीजिए, महाराष्ट्र का मूड तय हो चुका है, और ये मूड
ये मोदी जी के साथ है और ये मोदी जी को 40 से ज्यादा सीटें देकर ही रुकने वाला। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की शुरुआत आपने इस तरीके से की। उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब आएंगे तब हम महाराष्ट्र के प्रोग्रेस पर बात कर पाए। कोalition धर्मा आप कैसे निभाते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। मेरा तो आपको निवेदन होगा, कोalition धर्मा वगैरह चलते रहता है साहब, विकास के ऊपर बात होनी चाहिए। ऑलवेज हम लोगों ने एटलीस्ट 60% टाइम ये विकास के ऊपर देना। सर विकास पर बात तब होगी जब अरिथमेटिक ठीक होगा। नहीं, अरिथमेटिक की जरूरत नहीं है, बिना अरिथमेटिक के भी हम कर लेते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच।